के ढाका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शरीर के सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे शानदार सिस्टम की गहराई से जांच करेंगे, मानव तंत्रिका तंत्र। इसे हमारे शरीर का कमांड सेंटर कह लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या मास्टर कंट्रोलर। हमारे पास कुछ बेहतरीन विजुअल नोट्स हैं जो इस भूल भुलैया को समझने में हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस जटिल नेटवर्क को सरल हिस्सों में तोड़ना। ये कैसे काम करता है, इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और कैसे ये हमारे हर विचार, हर हरकत और हर एहसास के पीछे है। तो चलिए इस दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से व्यवस्थित है। सोचिए, एक तरफ तो ये कविता लिखने या रॉकेट बनाने जैसे जटिल काम करता है, और दूसरी तरफ बिना हमारी जानकारी के ये हमारे दिल की धड़कन और सांसों को भी संभालता है। अपने आप? हाँ, बिल्कुल अपने आप। आज हम इसी लाजवाब संगठन और इसके कामकाज के पीछे के तर्क को समझेंगे। चलिए फिर सबसे पहले बड़े चित्र को देखते हैं। हमारे पास एक संगठनात्मक चार्ट है जो तंत्रिका तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांटता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पीएनएस और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी एएनएस। सच कहूं तो ये किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसा लग रहा है। हाँ, ये उपमा बहुत सही है और हम इसे आज इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस कंपनी का जो मुख्यालय या हेड ऑफिस है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस। अच्छा। इसमें कंपनी के 2 सबसे बड़े बॉस बैठते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं, सारी जानकारी यहीं प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सीएनएस हमारा हेड ऑफिस हो गया। फिर ये पीएनएस क्या है? पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, वो है उस कंपनी का कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये वो सारी तारे और केबल हैं जो हेड ऑफिस से निकलकर कंपनी की हर ब्रांच, हर डेस्क और हर कर्मचारी तक जानकारी पहुंचाती हैं और उनसे वापस जानकारी लाती हैं। मतलब वो सारे नसें जो हमारे पूरे शरीर में फैली हैं। बिल्कुल भाई। और तीसरा एएनएस। एएनएस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये उस कंपनी का ऑटोमेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट विभाग है। ये उन सभी कामों को देखता है जिनके बारे में सीईओ को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ऑफिस की बिजली, पानी, एसी। मतलब हमारे शरीर की सांसें, दिल का धड़कना, पाचन क्रिया। सही पकड़ा। ये सब बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहता है ताकि बड़े अधिकारी जरूरी कामों पर ध्यान दे सकें। कमाल है। तो चलिए इस कंपनी के हेड ऑफिस यानी सीएनएस पर जूम इन करते हैं। हमारी नोट्स में सबसे पहले मस्तिष्क का जिक्र है और यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। हमारा मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% इस्तेमाल करता है, जबकि इसका वजन शरीर का सिर्फ 2% है। ये तो बहुत ज्यादा हुआ। ये बहुत ज्यादा है। सोचिए, शरीर का सिर्फ 2% वजन वाला ये अंग 20% ऊर्जा खा जाता है। ये कोई साधारण सुपर कंप्यूटर नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की सबसे महंगी चीज है। वाह। इसका मतलब है कि प्रकृति ने सोचने, समझने, योजना बनाने और चेतना पर कितना बड़ा दांव लगाया है। ये ऊर्जा ही वो कीमत है जो हम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए चुकाते हैं। तो इतनी कीमती चीज की सुरक्षा भी जबरदस्त होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। दिमाग की सुरक्षा को ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत कीमती चीज की पैकिंग की गई हो। सबसे बाहर हड्डी का एक सख्त बक्सा है, हमारी खोपड़ी यानी क्रेनियम। ठीक है। लेकिन पैकिंग यहीं खत्म नहीं होती। उस बक्से के अंदर बबल रैप की 3 परतें हैं। इन्हें मेनिंजेस कहते हैं। 3 परतें? मतलब मल्टी लेयर सिक्योरिटी? हाँ, सबसे बाहरी परत दृढ़तानिका एक मोटे गत्ते जैसी है, बहुत मजबूत। बीच वाली जालतानिका सचमुच एक मकड़ी के जाले जैसी दिखती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, झटकों को सोख लेती है। अच्छा। और सबसे अंदर वाली मृदुतानिका एक पतली प्लास्टिक की थैली की तरह है जो सीधे दिमाग से चिपकी रहती है और उसे पोषण देती है। तो ये है हमारे कमांड सेंटर की मल्टी लेयर पैकेजिंग। बिल्कुल। चलिए अब इस बॉस यानी मस्तिष्क के अलग अलग विभागों को देखते हैं। सबसे पहले है रणनीतिक विभाग, अग्र मस्तिष्क। इसका मुख्य हिस्सा है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ये देखने में ही बहुत बड़ा लगता है और नोट्स कहते हैं कि ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। और यही वो हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है। ये कंपनी का सी स्वीट है जहां सारे सीईओ, सीएफओ बैठते हैं। ये 2 हिस्सों में बटा होता है, दायां और बायां गोलार्ध, जो कॉर्पस कैलोसम नाम के एक मोटे केबल ब्रिज से जुड़े होते हैं। अच्छा। सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, हमारी चेतना का केंद्र यही है।
हम जो भी सीखते हैं, जो भी याद रखते हैं, वो सब यहीं स्टोर होता है। अग्र मस्तिष्क में एक और हिस्सा है, डाइएन्सेफेलॉन, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। ये छोटे छोटे नाम हैं, इनका क्या काम है? ये छोटे जरूर हैं, पर इन्हें आप सीईओ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मान सकते हैं, जिनके बिना सीईओ काम ही नहीं कर सकता। थैलेमस एक तरह का रिले सेंटर या मेल रूम क्लर्क है। ये शरीर से आने वाले संवेदी संदेशों जैसे दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानकर उन्हें सेरिब्रम के सही डिपार्टमेंट तक भेजता है। और हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस ऑफिस का एचआर और एडमिन मैनेजर है। ये भूख, प्यास, प्यार और घृणा जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। अच्छा, भावनाओं पर भी? हाँ, ये शरीर के तापमान और रक्तदाब को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए हमारे नोट्स में इसे शरीर का थर्मोस्टैट कहा गया है। मतलब ये हमारे शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट रखता है? बिल्कुल, चाहे बाहर बर्फ गिर रही हो या लू चल रही हो। वाह! तो अगर सेरिब्रम कंपनी का सीईओ है जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाता है, तो बाकी के हिस्से क्या करते हैं? हमारे नोट्स में मध्य और पश्चिम मस्तिष्क का भी जिक्र है। हाँ, ये कंपनी की ऑपरेशंस टीम है जो जमीनी काम देखती है। मध्य मस्तिष्क छोटे-मोटे लेकिन जरूरी काम करता है, जैसे तेज आवाज सुनकर हमें चौंका देना या तेज रोशनी में हमारी पुतलियों को सिकोड़ देना। ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क में है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ये वो फ्लोर मैनेजर है जो पक्का करता है कि सारे कर्मचारी मतलब हमारी मांसपेशियां एक साथ तालमेल में काम करें, ताकि हम बिना गिरे चल सकें, लिख सकें या साइकिल चला सकें। बिल्कुल। इसी टीम में पॉन्स है जो श्वसन जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। और सबसे जरूरी है मिड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करता है? ये ऑफिस की ऑटोमेटेड यूटिलिटी सर्विस है। ये बिजली, पानी, एसी यानी धड़कन, सांस, ब्लड प्रेशर को अपने आप चालू रखता है ताकि सीईओ को इन चीजों की चिंता ना करनी पड़े। तो ये हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है? बिल्कुल। तो ये तो हुई हेड ऑफिस की बात, जहां सारे फैसले होते हैं। लेकिन इन फैसलों को फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंचाने के लिए एक भरोसेमंद और तेज केबल लाइन चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर हमारे सूचना सुपर हाईवे यानी मेरुरज्जु का काम शुरू होता है। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से निकलकर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरने वाली एक मोटी केबल है। और इसके काम? इसके दो मुख्य काम हैं। एक, ये शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक संदेशों को लाना ले जाना है। और दूसरा, ये कुछ आपातकालीन स्थितियों को खुद ही संभाल लेता है, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो हेड ऑफिस और उसका मुख्य केबल समझ आ गया। अब उन फील्ड एजेंट्स पर आते हैं जो पूरे शरीर में फैले हैं, पीएनएस और एएनएस। हाँ, पीएनएस यानी परिधि तंत्रिका तंत्र उन सभी पतली पतली तारों का नेटवर्क है जो उस मुख्य केबल से निकलकर शरीर के कोने कोने तक जाती हैं। इसमें 12 जोड़ी तारें सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी रीढ़ की हड्डी से। इनका बस एक ही काम है, ये सुनिश्चित करना कि शरीर का कोई भी हिस्सा हेड ऑफिस से संपर्क के बाहर ना हो। सही कहा। और एएनएस यानी हमारा ऑटोमेटिक विभाग, इसके बारे में हमारे नोट्स में 2 बड़े दिलचस्प नाम दिए हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। इन्हें लड़ो या भागो बनाम आराम करो और पचाओ कहा गया है। ये क्या चीज है? ये एक तरह से शरीर के 2 गियर या मोड हैं। अनुकंपी तंत्र हमारा इमरजेंसी या गो टाइम मोड है। सोचिए आपके सामने अचानक एक शेर आ गया। हाँ। ये सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा। ये हृदय गति बढ़ाएगा, सांस तेज करेगा, पुतलियों को फैला देगा ताकि ज्यादा देख सके, और पाचन जैसी गैर जरूरी क्रियाओं को रोक देगा, ताकि सारी ऊर्जा मांसपेशियों में चली जाए। बिल्कुल, ताकि आप या तो उस खतरे से लड़ें या वहां से भागें। ठीक है, लड़ो या भागो वाला सिस्टम तो समझ आता है, लेकिन क्या ये सिस्टम कभी-कभी जरूरत से ज्यादा काम नहीं करता? मतलब ट्रैफिक जैम में फंसे होने पर तो कोई शेर हमारा पीछा नहीं कर रहा, फिर भी दिल की धड़कन क्यों तेज हो जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारा पुराना सिस्टम आज की दुनिया के नए तनावों जैसे ट्रैफिक जाम, परीक्षा का डर या ऑफिस की डेडलाइन में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए तनाव मतलब तनाव है, और वो फाइट या फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। और इसीलिए आजकल तनाव से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। सही बात है। और इसका दूसरा मोड, आराम करो और पचाओ, वो है परानुकंपी तंत्र। ये शरीर का रिलैक्स और रिचार्ज मोड है। जब खतरा टल जाता है तो ये सिस्टम शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाता है। ये हृदय गति को धीमा करता है, सांस को सामान्य करता है और पाचन क्रिया को फिर से चालू करता है, ताकि शरीर ऊर्जा को स्टोर कर सके। हाँ,
ये दोनों सिस्टम मिलकर एक संतुलन बनाए रखते हैं। चलिए, अब और जूम इन करते हैं। ये जो पूरा नेटवर्क है, ये तारे और केबल, ये आखिर बनी किस चीज से है? वो सबसे छोटी इकाई क्या है? इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण ईंट है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन। और ये एक बहुत ही खास कोशिका है, क्योंकि आमतौर पर इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। मतलब ये दोबारा पैदा नहीं हो सकते। अच्छा, इसके 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका काय, जहां इसका न्यूक्लियस होता है, डेंड्रॉन, जो एंटीना की तरह दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं, और एक्सॉन, जो एक लंबी केबल की तरह सिग्नल को आगे भेजता है। पर एक मिनट, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को छूते ही नहीं। इनके बीच में तो खाली जगह है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। तो ये मैसेज एक से दूसरे तक इतनी तेजी से कूदता कैसे है? क्या वहां कोई स्पार्किंग होती है? हाँ, स्पार्किंग नहीं, लेकिन आपका अंदाजा सही दिशा में है। ये बिजली का सिग्नल उस खाली जगह को कूद नहीं सकता, इसलिए यहां सिस्टम गियर बदलता है। कैसे? जैसे ही बिजली का सिग्नल एक न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है, वो कुछ केमिकल चिट्ठियां छोड़ता है। इन चिट्ठियों को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर? हाँ, ये तैरकर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉन तक जाती हैं और वहां जाकर फिर से बिजली का सिग्नल चालू कर देती हैं। तो यह एक इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया लगती है। इसमें तो समय लगता होगा। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। हमारे नोट्स में एक तथ्य है जो आपके होश उड़ा देगा। कुछ खास न्यूरॉन्स में ये सिग्नल 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ता है। 120 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये तो 432 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर एक फॉर्मूला 1 रेस कार की रफ्तार से सिग्नल दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, और यही गति है जो हमें खतरों पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता देती है। और यही हमें हमारे अगले विषय पर लाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, इस गति से मुझे वही याद आया, बचपन में मैंने गलती से गरम प्रेस छू ली थी। मुझे दर्द का एहसास होने से बहुत पहले ही मेरा हाथ बिजली की तेजी से पीछे हट चुका था। तो क्या वो मेरा दिमाग नहीं था जिसने हाथ हटाया? आपका सवाल ही इसका जवाब है। वो आपका दिमाग नहीं था, वो आपकी मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड थी, जिसने एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल चलाया था। वाह! प्रतिवर्ती क्रिया किसी बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली एक स्वतः बहुत तेज और अनैच्छिक क्रिया है। यह हमारी सुरक्षा के लिए बनी है। तो ये भी अलग अलग तरह की होती हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की। पहली है सहज, जो हमें जन्म से मिलती हैं, जैसे गर्म चीज से हाथ हटाना। इन्हें सीखना नहीं पड़ता। और दूसरी हैं उपार्जित, जिन्हें हम अनुभव से सीखते हैं, जैसे स्कूल में टीचर को देखते ही खड़े हो जाना, या पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाना। बिल्कुल, क्योंकि उसने सीख लिया है कि घंटी के बाद खाना मिलता है। क्रिया जिस रास्ते से होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हमारे पास इसका एक डायग्राम भी है। हाँ, ये एक डायरेक्ट इमरजेंसी लाइन है जो दिमाग को बाईपास कर देती है। इसके चरण बहुत सीधे हैं। आपकी त्वचा ने गर्मी महसूस की। ठीक है। संवेदी न्यूरॉन ने तुरंत एक एसओएस सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने दिमाग को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। अच्छा, इंतजार नहीं किया? नहीं, उसने तुरंत चालक न्यूरॉन के जरिए हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश दिया। और हाथ पीछे लड़ गया? हाँ, ये सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। जब तक आपके दिमाग को पता चलता है कि अरे कुछ गर्म था, तब तक आपका हाथ सुरक्षित हो चुका होता है। तो हमने देखा कि हमारा तंत्रिका तंत्र कितना अविश्वसनीय और सुव्यवस्थित है। एक हेड ऑफिस, एक विशाल कम्युनिकेशन नेटवर्क और एक ऑटोमेटेड सिस्टम के साथ ये हमारे अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, हमारे सोचने के तरीके से लेकर हमारे दिल की धड़कन तक। मस्तिष्क के अलग अलग विभागों से लेकर न्यूरॉन्स की फॉर्मूला 1 रेस कार जैसी गति तक। ये सिस्टम प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये जितना जटिल है, उतना ही कुशल भी है। ये हमें सोचने, महसूस करने, सीखने और दुनिया के साथ संपर्क साधने की क्षमता देता है। आज की इस चर्चा से एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं, सचेत निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आज की बातचीत के बाद ये सवाल उठता है, जिसे हम सचेत निर्णय या इच्छा कहते हैं, उसमें से कितना हिस्सा वास्तव में एक सोचा समझा फैसला है और कितना एक गहरी,
अंतर्निहित प्रतिक्रिया या हमारे न्यूरल नेटवर्क में बसी आदत का परिणाम? क्या हम सच में गाड़ी चला रहे हैं या हमारा ऑटो पायलट ज्यादातर काम कर रहा है?